नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं फॉर योर अपकमिंग एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब बहुत ही कम दिन बचे हैं आपकी एग्जामिनेशन में। तो आज का जो ये सेशन यहां पर होगा, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 29 डे का डिस्कशन मैं आपके साथ ऑलरेडी कर चुका हूँ और कई सारे दूसरे वीडियोज़ भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं साइंस के, इकोनॉमिक्स के। आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं और उनसे आपके थोड़े बेसिक्स जो हैं वो रिवाइज होंगे, जिनके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई आज का पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। अब यहां पर बोला जा रहा है, पहला स्टेटमेंट है कि किर्गिस्तान इज अ सेंट्रल एशियन कंट्री बॉर्डर्ड बाई उज्बेकिस्तान एंड चाइना। कजिन इज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड किर्गिस्तान। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि कजिन जो है ना, ये हम किर्गिस्तान के साथ नहीं करते हैं, ये हम किसके साथ करते हैं, ये कजाकिस्तान के साथ यहां पर करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे आपका एक स्टेटमेंट जो है वो उसके बारे में तो आपको पता चली जाएगा कि ये वाला सही है या गलत है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि हम जो है वो जो कजिन एक्सरसाइज है ये कजाकिस्तान के साथ करते हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। अगर हम किर्गिस्तान के साथ देखेंगे तो किर्गिस्तान के साथ अगर आप देखोगे तो इनके साथ जो हम एक एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है खंजर। ठीक है, तो खंजर जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो हम किसके साथ करते हैं, वो किर्गिस्तान के साथ करते हैं और कजिन जो है ये कजाकिस्तान के साथ करते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और खंजर एक्सरसाइज को कब स्टार्ट किया गया था, 2011 में जो है इसे यहां पर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल गलत स्टेटमेंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, अब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि किर्गिस्तान जो है एक सेंट्रल एशियन कंट्री है बॉर्डर्ड बाय उज्बेकिस्तान और उसके बाद यहां पर क्या है कि चाइना। तो देखिए अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर आपको थोड़ा सा लोकेशन बताऊं, ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर आप देखोगे ना तो यहां पर आपको कुछ चीजें जो है वो अच्छे से ध्यान रखनी है कि भाई इसके अगर आप जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपने बनाया ये है आपका किर्गिस्तान। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, बाकी आप इसका मैप भी ओपन कर सकते हो, तो मैप से आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से चीजें जो है वो यहां पर पता चल जाएंगी। ठीक है, तो किर्गिस्तान के बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, मान लीजिए कि ये किर्गिस्तान है, तो किर्गिस्तान के नीचे की तरफ अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको तजिकिस्तान देखने को मिलेगा। ठीक है, तजिकिस्तान बहुत न्यूज में था, ये भी याद रखना। इधर देखोगे अगर आप तो यहां पर आपको चाइना देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको उज्बेकिस्तान देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका उज्बेकिस्तान। तो ये सारी कंट्रीज है जिनके साथ यहां पर ये बॉर्डर को शेयर करता है और ऊपर जो है वो आप यहां पर कजाकिस्तान जो है वो यहां पर देख सकते हैं। तो ये सारी कंट्रीज हैं जो किर्गिस्तान के साथ बॉर्डर को शेयर करती हैं। तो इसमें उज्बेकिस्तान भी है और चाइना भी है, तो इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ठीक है, तो सफर का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी जो है ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई सफर जो है ना, इसका फुल फॉर्म यहां पर क्या है, तो इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। ठीक है, पहली बात, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सफर इज ऑपरेशनलाइज्ड बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। द सफर सिस्टम डज नॉट मॉनिटर द ओजोन एंड मर्करी पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको करेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। देखिए सबसे पहली बात, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का इनिशिएटिव नहीं है, ये किसका इनिशिएटिव है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा, है ना। देखो ये बिल्कुल लग रहा है कि एकदम सही होगा लेकिन ये बिल्कुल गलत है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है इसका यहां पर ये एक इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो भी यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज वगैरह हैं उनकी एयर क्वालिटी को हम मेजर करते हैं और बेसिकली कैसे मेजर किया जाता है, तो पॉल्यूशन लेवल जो यहाँ पर होता है उसको मेजर करते हैं और उसके बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर एयर क्वालिटी किस तरीके की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये जो सफर है इसको डेवलप किसने किया है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। अभी तो यहाँ पर ऑपरेशनलाइज के बारे में बात हो रही है, लेकिन डेवलप्ड बाई, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी पुणे। ठीक है,
तो मतलब याद रखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो यहाँ पर है, ये पुणे बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको यहाँ पर डेवलप किया है। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसको ऑपरेशनलाइज कौन करता है, तो ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको ऑपरेशनलाइज नहीं करता है, जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, IMD जो है इसको यहाँ पर ऑपरेशनलाइज करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी जो है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि सफर जो है ना, ये क्या है, ये आप ये कह सकते हैं कि ये इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। किसका इंटीग्रल पार्ट है भाई, तो ये आपको मिलेगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उसका यहां पर आपको पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि दिल्ली में यहां पर लॉन्च किया गया था पहला, तो उसका ये पार्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें यहां पर जितने भी वेदर पैरामीटर्स होते हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो, रेनफॉल हो, ह्यूमिडिटी हो, विंड स्पीड हो, विंड डायरेक्शन हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो, सोलर रेडिएशन वगैरह हो, इन सब चीजों को यहां पर ये मेजर करता है। और उसके बाद जो पॉल्यूटेंट्स यहां पर मॉनिटर किए जाते हैं, है ना, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको मॉनिटर किया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन में बनेगा क्वेश्चन। तो PM 2.5, PM 10, फिर उसके बाद ओजोन हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, फिर नाइट्रोजन जो भी यहाँ पर ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं उनको भी यहाँ पर ये मॉनिटर करता है, ठीक है। और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उसको भी मॉनिटर करता है, बेंजीन हो गया, ठीक है, उसे भी यहाँ पर मॉनिटर करेगा, टॉलुइन जो है उसे भी यहाँ पर मॉनिटर करता है, ठीक है, मरकरी जो है उसको भी यहाँ पर मॉनिटर करता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मॉनिटर होती है। तो बोला जा रहा है कि डज नॉट मॉनिटर द ओजोन इन मर्क्यूरी पॉल्यूटेंट, तो ये भी यहाँ पर गलत है। तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर बिल्कुल गलत है। सो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, एक में यहाँ पर ये रेस्क्यू मिशंस के बारे में बात हो रही है और दूसरा जो है वो कंट्रीज यहाँ पर दी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से हैं जो कि करेक्टली मैच्ड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन सुकून, और कंट्रीज दिया हुआ नेपाल, यमन एंड लेबनान, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा आंसर यहां पर होगा उसमें यहां पर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने यहां पर क्या है कि इवैक्यूएशन, ठीक है, इवैक्यूएशन के लिए जो है वो हम लोगों ने अलग अलग तरीके के जो यहां पर हमारे ऑपरेशन है वो यहां पर हमने चलाए थे, ठीक है। तो इवैक्यूएशन फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज, ठीक है, जो गल्फ है उस पर्टिकुलर रीजन में इवैक्यूएशन प्रोग्राम चला था 1990 और 91 के टाइम पीरियड पर, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि जैसे कुवैत वगैरह के टाइम पीरियड पर आप देखोगे तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि सिविलियंस का सबसे बड़ा जो इवैक्यूएशन प्रोग्राम था वो यहां पर चलाया गया था। और यहां पर आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहां पर जो है एयर इंडिया जो है उसने यहां पर बहुत सारी फ्लाइट्स वगैरह यहां पर चलाई थी और उसके बेसिस पे जो है इवैक्यूएट यहां पर लोगों को किया गया था, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर क्या है, VBM मतलब वंदे भारत मिशन, है ना। वंदे भारत मिशन से पहले जो है इंडिया का जो इवैक्यूएशन वाला प्रोग्राम था वो आपको गल्फ कंट्रीज में 1990 और 1991 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम ऑपरेशन राहत के बारे में बात करेंगे तो आर्म्ड फोर्सेस ने जो है इसको यहां पर लॉन्च किया था, ठीक है। ऑपरेशन राहत जो है आर्म्ड फोर्सेस में लॉन्च किया गया था। और यहां पर क्या है कि 2015 का जो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि 2015 में यमन क्राइसिस थी, है ना। 2015 की जो यमन क्राइसिस आपको देखने को मिलेगी उस टाइम पीरियड पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को यहां पर लॉन्च किया गया था। तो इसका मतलब है कि नेपाल से इवैक्यूएशन नहीं हो रहा है, ये यमन से यहां पर क्या कर रहे हैं, हम इवैक्यूएट यहां पर लोगों को कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ऑपरेशन यहां पर नेपाल में अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या है कि ऑपरेशन मैत्री है ना। ऑपरेशन मैत्री जो है वो आप यहां पर कब कह सकते हैं, ये 2015 का जो यहां पर नेपाल अर्थक्वेक आया था, ठीक है, उस टाइम पीरियड पर जो है वो यहां पर ऑपरेशन मैत्री यहां पर चला था नेपाल में, ठीक है। तो इसमें यहां पर क्या हुआ था कि मतलब करीब आप ये कह सकते हैं कि 5000 लोगों को इवैक्यूएट यहां पर किया गया था, जो भी यहां पर फॉरेन टूरिस्ट वगैरह थे, ठीक है। तो ये चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, ठीक है, इसको भी याद रखना, ठीक है, ऑपरेशन सेफ, ठीक है, होम कमिंग, ठीक है। एक ये ऑपरेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, और इसको जो है 2011 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये बेसिकली जो लीबियन सिविल वॉर था वहां पर जो हमारे लोग फंस गए थे, ठीक है, तो उनको यहां पर इवैक्यूएट करने के लिए हमने ये चीज यहां पर जो है वो चलाई थी, ठीक है। और उसके बाद यहां पर क्या है
अगली बात अगर हम यहां पर देखेंगे तो इसका मतलब है ऑपरेशन मैत्री भी जो है वो यहां पर क्या है, ये आपका गलत यहां पर मैच है, ठीक है, मतलब ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, तो ये भी यहां पर गलत हो गया। और उसके बाद ऑपरेशन सुकून के बारे में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो इंडियन है, श्रीलंकन है, नेपाली जो नेशनल थे, ठीक है, उनको लेबनान वाला जो वॉर यहां पर था, ठीक है, उससे यहां पर जो है इवैक्यूएट किया गया था, ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंडियन, ठीक है, श्रीलंकन और नेपाली जो लोग हैं, ठीक है, उनको लेबनान वाले वॉर के दौरान जो है ये इवैक्यूएट किया गया था। और ये कब की बात हो रही है, 2006 की बात हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ऑपरेशन सुकून जो है ये बिल्कुल सही है। तो ऑपरेशन राहत जो है वो यमन में चलाया गया था, ऑपरेशन मैत्री नेपाल में चलाया गया था, ऑपरेशन सुकून लेबनान वॉर में हमने इंडियन, श्रीलंकन और नेपाली जो नेशनल्स हैं उनको यहां पर इवैक्यूएट किया था। तो करेक्टली मैच पूछा जा रहा है, केवल एक ही करेक्टली मैच है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सारे के सारे जो यहां पर हमारे मिशन है, ये जो सिविलियंस है उनको इवैक्यूएट करने के लिए चलाए गए थे। विथ रेफरेंस टू द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से रिलेटेड यहां पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। इट इज एन अपेक्स democratically elected body of Sikh residing all over the world. It was established under a special act of parliament to look after the religious affairs, cultural and historical monuments, ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल यहां पर सही है जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, ठीक है, ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये अमृतसर में है, ठीक है, अमृतसर में आपको देखने को मिलेगा। जैसे गोल्डन टेम्पल वगैरह है ना, आप उसमें देखेंगे तो उसमें क्या है कि उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है उसके प्रबंधन में। तो यहां पर ये अमृतसर पंजाब में आपको देखने को मिलेगा। और ये क्या है, ये एक एपेक्स डेमोक्रेटिकली जो यहां पर इलेक्टेड बॉडी है, सिख रिसाइडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब उसके बाद यहां पर ये ध्यान रखिएगा, एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत 1925 में जो है वो इसको यहां पर स्टेब्लिश किया गया था, ताकि जो भी रिलीजियस अफेयर्स हैं, कल्चरल और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं सिखिज्म में, उन सब चीजों को यहां पर जो है वो देखा जा सके, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा बोथ 1 और 2, ठीक है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। चलिए अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो यहां पर कब स्टार्ट हुआ था, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC, ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, आपको यहां पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर सही है। INSTS is a multimodal transportation established by the Iran, Russia and India. It connect ocean and the Persian Gulf, ठीक है, मतलब ये इंडियन ओशियन एंड द पर्शियन गल्फ टू द कैस्पियन सी जो है वो यहां पर इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है वो हमको यहां पर होनी चाहिए। तो देखिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट जो कॉरिडोर है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन है जिसको स्टेब्लिश किया गया था 12 सितंबर 2000 को, ठीक है, 12 सितंबर 2000 को हमने यहां पर इसको स्टेब्लिश किया था। कहां पर स्टेब्लिश किया था, सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, जो कि रशिया में आपको देखने को मिलेगा। सेंट पीटर्सबर्ग जो है वहां पर इसको स्टेब्लिश किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, ईरान, रशिया और इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो ईरान, रशिया और इंडिया यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, इनके द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया था ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है अमंग मेंबर स्टेट्स उसको थोड़ा सा वहां पर कॉपरेशन आपको देखने को मिले, ठीक है। और आज के टाइम पीरियड पर देखिए ईरान, रशिया और इंडिया ने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन अब इसमें क्या है कि और भी बहुत सारी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो इसमें आपको अजरबैजान भी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको अर्मेनिया भी देखने को मिलेगा, ठीक है, अर्मेनिया। उसके बाद इसमें कजाकिस्तान जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको किर्गिस्तान जो है, ठीक है, वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद तजिकिस्तान जो है, ठीक है, ये भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद टर्की यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यूक्रेन, ठीक है, बेलारूस, ठीक है, ओमान,
सीरिया और यहां पर बुल्गारिया जो है, ठीक है, इसको जो है ऑब्जर्वर मेंबर का स्टेटस यहां पर दिया गया है, ठीक है, ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहां पर क्या है कि इसमें ये 11 कंट्रीज और भी ज्यादा आपको यहां पर इन्वॉल्व देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि ये जो INSTC जो है, ये 7200 किलोमीटर का आपको एक मल्टी मॉडल नेटवर्क मिलेगा। मल्टी मॉडल बेसिकली क्या होता है कि इसमें शिप, रेल और रूट आपको देखने को मिलेंगे, तो ये चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और उसमें यहां पर क्या होगा कि इसमें जो इंडियन ओशियन है उसको पर्शियन गल्फ से जो है वो यहां पर कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, टू द कैस्पियन सी बाय द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ठीक है। फिर उसके बाद ये मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एशिया को यूरोप से कनेक्ट करने की बात हो रही है। पहले क्या होता था कि ये मेडिटरेनियन सी से यहां पर जाते थे, तो वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया है ना। तो इससे क्या होगा कि ईरान, अजरबैजान, है ना, इन सब कंट्रीज से होता हुआ आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो इंडियन ओशियन का ये अरेबियन सी वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा, इससे पूरा ये होते हुए, है ना, पर्शियन गल्फ से होते हुए कैस्पियन सी तक जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दूसरा स्टेटमेंट जो है ये भी आपका बिल्कुल सही है। सो बोथ 1 और 2 जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में जानकारी आपको होनी जरूरी है, ठीक है। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन यहां पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर दिया गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ एडीबी, इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ एडीबी, एडीबी इज हेडक्वार्टर इन थाईलैंड, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहां पर करेक्ट हैं। कई बार मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ है कि भाई एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, वो मनीला में है ना। तो मनीला यहां पर हो गया, तो मनीला तो फिलीपींस में है, तो थाईलैंड तो यहां पर गलत हो गया। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट, मतलब ऑप्शन जो है ये दोनों यहां पर गलत हो गए, ठीक है। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1966 में यहां पर हुई थी, ठीक है। आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो 68 मेंबर्स जो हैं वो आपको इसके मेंबर यहां पर देखने को मिलेंगे, है ना। और उसके बाद यहां पर ये भी ध्यान रखिएगा कि इन 68 मेंबर्स में, है ना, 49 जो मेंबर्स हैं वो एशिया के हैं, है ना। और उसके बाद जो है एशिया प्लस पैसिफिक, ठीक है, ये 49 मेंबर्स हैं। और 19 मेंबर्स जो हैं ये आपको आउटसाइड वाले देखने को मिलेंगे, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एशियन है तो एशियन कंट्री ही है, बाहर की कंट्रीज भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। और इंडिया जो है इसका एक वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर भी आपको देखने को मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आज के टाइम पर हम देखें कि भाई 5 सबसे बड़े जो शेयर होल्डर हैं वो यहां पर कौन कौन से हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा पहले नंबर पर आपको जापान और यूएसए यहां पर देखने को मिलेंगे। और इनका जो शेयर है वो करीब आप ये कह सकते हैं कि 15.6% जो है, ठीक है। तो ये ईच वाला है भाई, है ना, ये दोनों कंट्रीज का 15.6 शेयर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको दूसरे नंबर पर जो है वो चाइना देखने को मिलेगा, चाइना का शेयर जो है वो 6.4% है। और फिर इंडिया आपको यहां पर देखने को मिलेगा थर्ड नंबर पर, और इंडिया का जो शेयर है वो कितना है, वो 6.3% है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ एडीबी, ये बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। पहली बात हो रही है कि अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व इज लिस्टेड ऑन यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्त्य हिल इज लोकेटेड विद इन द पेरियार नेशनल पार्क। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर एक बात ये ध्यान रखना है कि इसमें जो अगस्त्य माला बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में यहां पर बात हो रही है। तो एक बात ये ध्यान रखिएगा कि अगस्त्य हिल है एक, ठीक है, जिसकी अगर आप हाइट यहां पर देखोगे तो ये करीब 1868 मीटर की हाइट आपको ये देखने को मिलेगा। और ये पेरियार नेशनल पार्क में जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। ये आपको कहां मिलेगा, ये आपको नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये आपको मिलेगा नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है ना, जो कि आपको केरला में यहां पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं ये जो पीक आपको देखने को मिल रही है ना अगस्त्य हिल, ये अगस्त्यमाला जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसी का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये पेरियार नेशनल पार्क में नहीं है, ये नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये जो अगस्त हिल इसका नाम रखा गया है, तो आप सभी को पता है कि भाई एक अगस्त मुनि हुआ करते थे, उनके नाम पर इसका
नाम जो है वो यहाँ पर रखा गया है। और उसके बाद यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि अगस्त माला जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में, यूनेस्को जो वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। इसको 2016 में जो है वो इंक्लूड किया गया था। इसका मतलब है कि पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं मैं कि इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, एक ये आंसर बताइएगा। ठीक है, इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है, और यूनेस्को लिस्ट में कितने हैं। ठीक है, यूनेस्को लिस्ट में कितने हैं। ठीक है, इनके नाम देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लेंगे आपसे, है ना, कि भाई कौन कौन से हैं जो आपको लिस्ट में देखने को मिलेंगे। तो इंडिया में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं और उनको यूनेस्को लिस्ट में जो है वो कितने इंक्लूड किया गया है, ये आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा एक बार देखोगे उसको तो आपको याद ज्यादा टाइम तक रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो गया ये क्या हो गया, केवल 1 ओनली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। The North Pole has shifted in a new eastward direction since the 1990s. The unsustainable consumption of groundwater is one of the cause behind the polar drift. ठीक है, तो polar drift के बारे में जो है वो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 1990s से ही देखेंगे अगर हम, तो क्या हो रहा है कि बिलियंस ऑफ टन्स जो है वो ग्लेशियल आइस जो है वो यहाँ पर आपको मेल्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो अर्थ के पोल हैं वो नए डायरेक्शन में आपको मूव होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, और अगर हम नॉर्थ पोल के बारे में बात करेंगे तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो ये नॉर्थ पोल है ना ये थोड़ा सा ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जो है ये मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है 1990 से। और इसका रीजन यहां पर क्या है, क्योंकि हाइड्रोस्फीयर जो है उसमें थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वाटर जिस तरीके से अर्थ में स्टोर है ना, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन यहां पर हो रहा है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल जो है वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके पीछे क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम यहां पर देखेंगे कि अगर एक चीज यहां पर देखोगे तो 1995 से लेकर, है ना, 2020 तक, ठीक है, अगर मान लीजिए कि 1995 से लेकर 2020 तक का टाइम पीरियड हम देखें और 1981 से लेकर, ठीक है, यहां पर अगर आप 1995 तक का टाइम देखोगे तो यहां पर क्या है कि 20 टाइम्स फास्टर, ठीक है, 20 टाइम्स फास्टर जो है वो ड्रिफ्ट आपको यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू 1981 1995। मतलब क्लाइमेट चेंज जो है वो एडवर्स इंपैक्ट दिखाना यहां पर बिल्कुल स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहां पर जो है कि इसमें ये जो डेटा आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, इसमें डेटा ये कहां से आया, तो डेटा में याद रखिएगा एक यहां पर नासा का सैटेलाइट डेटा है ये, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रेस। ठीक है, तो ग्रेस सैटेलाइट का डेटा है, ठीक है, जिसके बेसिस पे ये बात बताई जा रही है। तो ग्रेस जो है ये किसका है, ये नासा का है ना। और ग्रेस का फुल फॉर्म क्या है, ग्रेस का फुल फॉर्म है ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइस मेल्ट यहां पर हो रहा है, तो इसकी वजह से यहां पर क्या हो रहा है कि इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स निकलकर सामने आ रही है। ठीक है, तो मतलब ये जो ड्रिफ्ट यहां पर है इसके रीजन अगर हम देखेंगे तो एक तो यहां पर क्या है कि आइस मेल्टिंग, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, जिससे पानी यहां पर अलग तरीके से स्टोर हो रहा है। दूसरी बात यहां पर आप ये कह सकते हैं कि ग्राउंड वाटर जो डिप्लीशन है, ठीक है, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि सिंपल सी बात यहां पर ये देखोगे कि जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है, ठीक है, वो भी इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि इसका कारण यहां पर क्या है कि देखिए ग्राउंड वाटर में जो पानी आपको देखने को मिल रहा है ना, इससे क्या है कि थोड़ा सा बैलेंस बना हुआ है। हम उस पानी को निकाल रहे हैं, फिर वो यहां पर क्या हो रहा है कि अलग अलग तरीके के जो भी यहां पर सी वगैरह होते हैं उसको ज्वाइन कर रहा है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि प्लेनेट का जो मास है ना वो रीडिस्ट्रीब्यूट यहां पर हो रहा है, जिसकी वजह से यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो ये चीज यहां पर आपको बताई गई है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। याद रखिएगा ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, ग्राउंड वाटर जो यहां पर है कंजम्पशन, वो भी यहां पर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, जिसकी वजह से पोलर ड्रिफ्ट वाला फिनोमिना आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहां पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, विथ रेफरेंस टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, है ना, IIP। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो बताने हैं। IIP is compiled and published quarterly by the National Statistical Office। और जो बेस ईयर है IIP का वो यहां पर 2011-12 आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो अब देखो यहां पर क्या होता है कि जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं किसी गिवन पीरियड में, है ना, उनके आउटपुट वगैरह में या प्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें कितना चेंजेस वगैरह यहां पर आया है, वो हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से जो है वो यहां पर क्या करते हैं कि वो हम लोग जो है वो यहां पर पब्लिश करते हैं, ठीक है, और इसके तहत हमको ये पता चलता है। दूसरी बात यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि आईआईपी जो है इसको कंपाइल और पब्लिश, है ना, मतलब कंपाइल और पब्लिश जो है वो एनएसओ यहां पर करता है। एनएसओ बिल्कुल सही दिया हुआ है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत यहां पर आती है, ठीक है, ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इसके तहत यहां पर ये बॉडी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें एक चीज जो है वो गलत दी हुई है, ठीक है। वो चीज क्या गलत दी हुई है, वो चीज ये गलत है कि ये क्वार्टरली जो है वो यहां पर इसको पब्लिश करते हैं, तो क्वार्टरली नहीं करते हैं इसको, याद रखना। ये क्या करते हैं कि ये मंथली जो है ये यहां पर इसका पब्लिश किया जाता है, ठीक है, मंथली इसको पब्लिश किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत हो गया, ठीक है। अब इसमें यहां पर क्या होता है कि इसमें अलग अलग तरीके की जो यहां पर इंडस्ट्रीज होती हैं, है ना, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये सब चीजें हम यहां पर जो है इसको ध्यान रखते हैं। अगर हम 8 कोर सेक्टर के बारे में बात करेंगे, 8 कोर सेक्टर, है ना, जो जिनका कंट्रीब्यूशन आईआईपी में सबसे ज्यादा होता है, उसमें रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी और स्टील, ठीक है, ये आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो वेटेज जो है वो रिफाइनरी का है, और सबसे थर्ड नंबर पर जो है स्टील है, सेकंड नंबर पर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इसका जो बेस ईयर है वो यहां पर कितना है भाई, इसका बेस ईयर जो है वो 2011-12 है। ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, तो टू ओनली जो है ये इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो टू ओनली जो है ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। यहां पर बोला जा रहा है कि निएंडरथल इज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ आर्केइक ह्यूमंस हु इमर्ज्ड ड्यूरिंग द प्लेस्टोसिन एपॉक। जीनोम इज डिफाइंड as an organism complete set of deoxyribose nucleic acid including all of its genes, ठीक है। तो ये थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखिए मतलब आप ये कह सकते हैं कि जीनोम बेसिकली क्या होता है कि जितना भी जेनेटिक मैटर होता है किसी ऑर्गेनिज्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको जीनोम कहते हैं। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म का जो कंप्लीट सेट होता है डीएनए का, ठीक है, जिसमें सभी तरीके की जीन्स वगैरह होते हैं, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि उसको हम यहां पर जीनोम कहते हैं। तो मतलब जीनोम इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट जीन्स। तो इसका मतलब है कि दूसरा स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो निएंडरथल हैं, ठीक है, एक मेंबर ऑफ ग्रुप हैं जो कि आर्केइक यहां पर ह्यूमंस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि करीब ये 2 लाख ईयर्स एगो जो है वो पहले यहां पर आपको कह सकते हैं कि वो यहां पर इनका जन्म यहां पर हुआ था। मतलब ये आपको उस टाइम पीरियड पर देखने को मिलेंगे। और यहां पर ये जो प्लेस्टोसिन जो इपॉक यहां पर टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पीरियड पर आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर क्या है कि ये बी स्टेटमेंट जो है ये भी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये थोड़ा सा साइंस एंड टेक के बारे में है, तो थोड़ा सा ये न्यूज में है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। बाकी आप हमारा डेली न्यूज एनालिसिस वाला कोर्स यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको डेली न्यूज एनालिसिस मिलेगा, साथ ही साथ क्वेश्चन वगैरह भी मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, जो कि आपके 14 तारीख वाले सीडीएस एनडीए एग्जामिनेशन के लिए भी यूजफुल है, और उसके बाद जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपको यूजफुल देखने को मिलने वाला है, ठीक है। बाकी हमारा एसएसबी का बैच ऑलरेडी यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। इसकी क्लासेस 15 नवंबर से स्टार्ट होंगी। सिल्वर कोर्स, गोल्ड कोर्स दोनों अवेलेबल हैं। इसकी जानकारी आपको वीडियो के आखिरी में जो है वो मैं वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उससे देख सकते हैं। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके उसकी डिटेल वगैरह यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको कुछ डेमो क्लासेस वगैरह भी मिल जाएंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।